हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनीषा मुंबई में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। साथ ही एक आत्मनिर्भर लड़की भी थी, जिसके चलते अपने घर की सारी जिम्मेदारियां वही उठाती थी। मनीषा अपने ऑफिस में एक साहिल नाम के लड़के को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके पापा लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को कभी साहिल के बारे में बता ही नहीं पाई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक रोज मनीषा के पापा मनीषा और साहिल को एक साथ देख लेते हैं और बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने मनीषा की शादी अपने दोस्त के लड़के से तय कर देते हैं। मनीषा के लाख कोशिशों के बाद भी उसकी शादी नहीं रुकती और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी सास नीलम उसे बुलाकर बोलती है, क्या हुआ बहू, तेरी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तू इस शादी से खुश नहीं है क्या? किसी और को पसंद करती है क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तेरी हरकतें तो यही बता रही हैं, जैसे किसी ने तेरी शादी जबरदस्ती करवा दी हो। जब से आई है तब से चुप चुप ही रहती है, जैसे बोलने में टैक्स लग रहा है। क्या माँ, आप सुबह सुबह अपनी बहू की टांग खिंचाई करने में लग गई। उसको थोड़ा टाइम दीजिए, अभी उसके लिए सब कुछ नया है। नया घर, नए लोग, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बेटा, तू बहुत भोला है। तुझे क्या पता, ये जॉब वाली लड़कियाँ हमेशा अपने आगे पीछे 10 लड़के घुमाते चलती हैं। बिना बॉयफ्रेंड के इनका गुजारा कहाँ है? माँ, जब लड़कियाँ सुंदर होंगी, अच्छे दिल वाली होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, तो उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। लगता है आपने सुबह नाश्ते में करेला खा लिया है, तभी अपनी नई बहू को इतना कड़वा सुना रही हो। मैंने कहाँ कुछ बोला। तो क्या अभी तक पड़ोसी बोल रहे थे? क्या माँ, आप भी? माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या? हाँ, बुलाया है ये बताने के लिए कि तेरी ननद रानी अपनी छुट्टियों में घर आ रही हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छा बना ले और उसके कमरे की साफ सफाई कर दे। जी माँ जी। और तू जाकर स्टेशन से उसको ले आइयो टाइम से। माँ, मैं नहीं जाऊंगा उस मोटी को लेने। मुझे ऑफिस में बहुत काम है और अब वो कोई बच्ची नहीं है, आ जाएगी खुद। नैतिक इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और मनीषा भी किचन के कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद निशा अकेली ही अपने घर आती है और अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। दोनों आपस में काफी बातें करती हैं और शाम हो जाती है। नैतिक ऑफिस से घर आता है और निशा को देखकर बोलता है, आ गई मोटी, मुझे पता था तू आ जाएगी। तो क्या करती, आपका इंतजार करती ना, तो वहीं बैठी रह जाती। आप जैसा भाई हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? बस कर, ज्यादा सेंटी मत हो। मनीषा अपने ख्यालों और दुखों में बस अपनी लाइफ काट रही थी। अभी वो इस दुख से बाहर ही नहीं निकल पाई थी कि उसको पता चलता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई है, जिसे सुनकर वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज मनीषा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ नैतिक आकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे चुप क्यों हो? देखो, मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता, इसीलिए सीधे बोलता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम किसी और को पसंद करती थी। सॉरी, बट मैंने तुम्हारे फोन के मैसेज देख लिए थे। अगर अभी भी तुम उसे पसंद करती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जबरदस्ती किसी के साथ हम कुछ दिन, कुछ महीने काट सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम नहीं रह सकते। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नैतिक की बातें और उसका साफ दिल देखकर मनीषा का दिल पिघल जाता है और वो अपने पास्ट को भुलाकर नैतिक के साथ अपनी लाइफ की नई शुरुआत करती है और सबके साथ खुशी से रहने लगती है। कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। मनीषा अपनी लाइफ में खुश रहने ही लगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी किसी को खुशियाँ रास ही नहीं आती, जिसके चलते साइट पर काम करते टाइम नैतिक की एक हादसे में जान चली जाती है और मनीषा फिर से अकेली और उदास रह जाती है। समय बीतता है और शुरू होते हैं उसकी सास के ताने। मनीषा अपनी उलझनों के कारण अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती थी। एक दिन वो परेशान होकर अपने घर के मंदिर में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी ननद निशा वहाँ आकर कहती है, भाभी, आप क्यों रो रही हो? इन सब में आपकी क्या गलती जो आप इतना परेशान हो रही हो? निशा, मैं थक गई हूँ, मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है? हमेशा मैं अपनी खुशियों को क्यों छोड़ूं? मुझे जीने का हक नहीं है? भाभी, आप इतना निराश क्यों हो रही हो? आप चिंता मत करिए,
समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन मेरी हालत तो समय के साथ और खराब हो गई। धीरे धीरे मैंने अपना सब खो दिया। पहले अपना प्यार, फिर अपनी माँ बाप को, फिर अपने पति को। मेरे पास बचा ही क्या है? प्यार मतलब आप शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी क्या? कुछ नहीं, मुझे मंदिर जाना है, मैं चलती हूँ। रुकिए भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर सब बता सकती हैं। मैं माँ से कुछ नहीं कहूँगी। अपनी ननद के कहने पर मनीषा उसे साहिल के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ मंदिर चले जाते हैं और वापस आने पर मनीषा चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि एक लड़का उसका हाथ थाम लेता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड साहिल ही था, जिसे देखते ही मनीषा के होश उड़ जाते हैं और उसकी ननद भागकर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। तभी साहिल बोलता है, तुम ठीक तो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? सुनने में तो आया था कि तुम शहर छोड़कर चले गए हो। हाँ, तुम्हारी शादी के बाद मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं यहाँ से चला गया था। लेकिन जब तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें देखने चला आया। सोच ही रहा था कि तुमसे कैसे मिलूं, लेकिन भगवान ने खुद हमें मिला दिया। जिन पैरों से वापस आए हो ना, उन्हीं पैरों से वापस चले जाओ। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। खुश? वो भी तुम? किससे झूठ बोली हो यार? मुझे तुम्हारा विधवा होने से आज भी कोई परेशानी नहीं है। मैं आज भी तुम्हारा हाथ थामने के लिए। साहिल और मनीषा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी ननद निशा वहाँ आती है और मनीषा उसका हाथ पकड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी जो लड़का मंदिर में मिला था वो साहिल ही था ना, आपका बॉयफ्रेंड? सॉरी, बट मैंने आपकी और उसकी सारी बात सुन ली थी। हाँ, पर मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। प्लीज तुम ये बात माँ जी को मत बताना। माँ जी को मत बताना, मैंने सब सुन लिया है। मुझे तो पहले ही पता था कि तू कैसी लड़की है। तुझे शर्म नहीं आई? अभी मेरे बेटे को मरे हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ और तूने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर चोरी चोरी मिलना भी चालू कर दिया और मेरी लड़की को भी बिगाड़ रही है। तू ये मत भूल कि तू मेरे बेटे की विधवा है और तुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। बस माँ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि विधवा हमेशा विधवा ही रहेगी? कल को अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं सोचेंगी? चुप कर, मुझसे जुबान मत लड़ा। एक शब्द और बोला तो तेरी जुबान खींचकर बाहर कर दूंगी। निशा तुम चुप हो जाओ। माँ जी आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या है और क्या नहीं ये तो सब मैंने सुन ही लिया है। वो लड़का आज भी तेरे पीछे पड़ा है, इसका मतलब तूने ही उसे बुलाया है। कितनी बेशरम है तू, एक विधवा होने के बाद भी किसी लड़के से मिलती है। बस माँ, कितना कड़वा बोलोगी? एक बार सास नहीं माँ बन के सोचो। माँ, अभी अभी भाभी की उम्र ही क्या है, इतनी सी उम्र में इनके साथ इतना कुछ हो गया। माँ, जमाना बदल गया है, आप भी अपनी सोच बदलो। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अगर समझो तो दोनों का दर्द एक जैसा ही है। उन्होंने बहुत कुछ खोया है माँ। कुछ समय बाद जब हम नहीं होंगे तो भाभी का क्या होगा? अपनी बेटी की बात सुनकर नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है। कुछ समय बाद वो साहिल से बात करके उन दोनों की शादी करवा देती है। सरिता किचन में काम कर ही रही होती है कि तभी उसको काम करता देख उसका पति किशोर किचन में जाता है और उसके हाथों से चाकू लेकर साइड में रख देता है और उसको चेयर पर बैठाकर उससे बोलता है, आज तुम्हारा प्यारा पति यानी कि मैं घर पर हूँ, तो आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं करूँगा। तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं एक दिन घर का काम करके अपनी बीवी को आराम नहीं दे सकता? ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए कोई आराम। अरे तुम जितना काम करोगे नहीं ना, उससे ज्यादा काम तो बढ़ा दोगे मेरे लिए। चुप, बिल्कुल चुप। यार कितना बोलती हो, मैंने बोल दिया ना कि मैं काम करूँगा तो मैं करूँगा। इतना बोलकर किशोर सरिता को चुप करवाकर खुद काम करने लगता है और सारे बर्तन साफ करके सब्जी काटने लगता है, जिसमें उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है और सरिता जल्दी से उसके पास जाती है और उसके हाथ को टैप के नीचे रखकर उसके हाथों से निकल रहे खून को साफ करते हुए गुस्से में बोलती है, कर ली अपने मन की, हो गई दिल को तसल्ली, काट लिया अपना हाथ, लाओ चाकू दो, दूसरा मैं काट देती हूँ। सरिता का गुस्सा देखकर किशोर अपना सर नीचे करके उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी, पर आज का खाना मैं ही बनाऊंगा। ठीक है,
करो फिर, मुझे क्या। इतना बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है और किशोर खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद सरिता को अच्छा नहीं लगता और वो किचन के बाहर खड़ी होकर किशोर को खाना बनाते हुए देखने लगती है। और किशोर को अकेले किचन में काम करता देख सरिता खुद से बोलती है, हाथ कट गया लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। कितना प्यारा बलमा मिला है मुझे। भगवान मुझे हर जन्म में इन्हीं से मिलाना। इतना बोलकर सरिता किचन के बाहर ही खड़े होकर किशोर को काम करते हुए देखती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर किशोर सरिता को आवाज लगाता है और सरिता जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। और जिसके बाद किशोर खाना टेबल पर लगाते हुए एक बार फिर से सरिता को आवाज देता है, जिसे सुनकर सरिता अपने रूम से बाहर आती है और किशोर से बोलती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी तीखी जालिमा, खाना बन चुका है। अब अपने हाथों से खाना खिला दो और खुद भी खा लो। तुम प्यारे बलमा और मैं तीखी जालिमा, तो मैं तो नहीं खिलाने वाली तुम्हें अपने हाथों से, खुद ही खा लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं खिलाने वाली, इसलिए अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अच्छा ठीक है, मत खिलाओ, पर मेरे हाथों से तो खा सकती हो ना। किशोर के मनाने के बाद भी सरिता नहीं मानती, जिसके बाद किशोर बड़े ही प्यार से सरिता को अपने हाथ से खाना खिलाता है। और खाना खाने के बाद किशोर सरिता का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, तो कैसा लगा मेरे हाथों का खाना? बहुत से भी बहुत घटिया। नमक के अलावा कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी मसाले का पता था, ना किसी स्वाद का। वो तो तुमने प्यार से बना लिया था, इसलिए मैंने खा लिया, वरना ऐसा खाना तो मैं सूंघू भी ना। अच्छा ऐसी बात है, तो क्यों किचन से बाहर खड़ी होकर मुझे छुप छुप कर देख रही थी? बोलो। मैं कहाँ देख रही थी तुम्हें? वो तो मैं किचन में पानी लेने आ रही थी, देखा आगे तुम काम कर रहे हो, तो मैंने फिर डाइनिंग टेबल से पानी उठा के पी लिया। रहने दो, तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे सब पता है, तुम अपने प्यारे बालम के सामने जानबूझकर तीखी जालिमा बनती हो, पर अंदर से तुम बहुत ही प्यारी हो। कर ली प्यार भरी बातें, चलो अब जल्दी सो जाओ, कल जल्दी उठकर तुम्हें माँ जी को स्टेशन लेने भी जाना है। ये बोल दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जल्दी उठकर किशोर अपनी माँ शांति को लेने रेलवे स्टेशन जाता है और अपनी माँ के साथ घर आता है। घर आते ही शांति सरिता को गेट पर ना देखकर किशोर से बोलती है, मुझे लगा था कि बहू तेरे साथ शहर में रहेगी तो शायद इसकी तीखी जुबान में कुछ फर्क आएगा, पर देख ले इसको, ये तीखी जुबान के साथ साथ आलसी भी हो गई है। सास घर आ चुकी है, पर करमजली को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक बार आकर आशीर्वाद ही ले ले। माँ ऐसा नहीं है, वो तो बस सरिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने ही उसको दवाई लेकर आराम करने को बोला था। बहू की तबीयत खराब है और मैं न जाने उसे क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा मुझे बहू के पास ले चल, मैं ही उससे मिल लेती हूँ। इतना बोलकर शांति किशोर का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों पर पट्टी देखकर बोलती है, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं माँ, वो मैं काम कर रहा था, बस उसी में थोड़ा सा हाथ कट गया। पर तू तो कंप्यूटर पे काम करता है ना, जहाँ तक मुझे पता है कंप्यूटर तो हाथ नहीं काटता। माँ ऑफिस में काम करते समय हाथ नहीं कटा, वो तो मैं कल रात को खाना बना रहा था तब हाथ कट गया था। बहू के होते हुए तू खाना बना रहा था? अरे मुझसे लड़कर तू इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि तू अपने ऑफिस के साथ साथ इसका भी काम कर सके। शांति गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी सरिता हाथों में चाय नाश्ता लेकर अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ जितनी आप समझते हो। अरे आप आओ और मैं सोती रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे इनका हाथ ना इनकी अपनी गलती की वजह से कटा है। मैंने इन्हें बहुत मना किया था कि मत करो ये काम, मत करो, लेकिन नहीं, ये मेरी सुनते ही नहीं। तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये नहीं सुनता तो क्या, तू मेरे बेटे से घर का काम करवाएगी? माँ जी आप भी ना घर आते ही बस मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे आई हैं आप, जरा बैठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर लड़ लेना मुझसे। बेटा तू तो बोल रहा था कि बहू की तबीयत खराब है, पर मुझे तो बहू बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ माँ दवाई दी थी ना कल, अब ठीक हो गई होगी, आप चाय लो ना। इतना बोलकर शांति से बैठकर चाय पीने लगती है और किशोर अपनी माँ का सामान लेकर रूम में जाता है। कुछ देर बाद किशोर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जब शाम को घर आता है तो उसके आते ही सरिता उसे बोलती है,
आ गई तुम। अच्छा मैं और माँ जी तो तैयार है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? वो क्या है ना कि माँ जी इतने दिनों बाद आई है, तो मैंने सोचा कि हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। सरिता कल चलते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम हमेशा ऑफिस से आके थक जाते हो, मैं तो घर का काम करके थकती ही नहीं, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सरिता को ऐसे तैयार देखकर और उसकी खुशी के लिए किशोर तैयार हो जाता है और उसके हाथों में हाथ डालकर उससे बोलता है, चलें तीखी जालिमा, बाहर खाना खाने। तुम माँ जी के साथ गाड़ी में बैठो, मैं अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। सरिता के बोलने पर किशोर अपनी माँ के साथ जाकर कार में बैठ जाता है और खांसने लगता है। किशोर की तबीयत ठीक ना देखकर शांति उसके सर पर हाथ रखती है और अपने बेटे को बुखार में तपता देख शांति उसको अपने साथ अंदर ले जाती है और अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए बोलती है, प्यारा बलमा तीखी जालिमा। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हूँ? अरे किशोर बुखार से तप रहा है और तू उसकी देखभाल करने के बजाय उससे लड़ रही है। जबरदस्ती उसको हमारे साथ बाहर चलने को बोल रही है। अरे तुझे अपने पति से जरा भी प्यार नहीं है क्या? अपनी सास की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर किशोर अपनी माँ से बोलता है, माँ हल्का सा फीवर है बस, और इसमें सरिता की क्या गलती है? उसको थोड़ी ना पता था कि मुझे फीवर है, और वो तो आपके लिए ही मुझसे जिद कर रही थी ताकि हम सब कुछ देर साथ में रह सकें, और मुझे पता है मेरी सरिता मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद शांति का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, पर किशोर को बुखार में तपता देख सरिता को पूरी रात नींद नहीं आती और वो उसकी देखभाल में लगी रहती है। ये सब देखकर शांति को अपनी बहू पर बहुत नाज होता है और शांति खुद से बोलती है, मेरी बहू बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। भगवान ने सही जोड़ी बनाई है, प्यारा बलमा और तीखी जालिमा। ये बोलकर शांति अपने रूम में चली जाती है और कुछ दिन बाद किशोर की तबीयत ठीक होने पर शांति फिर से गांव चली जाती है और दोनों पति पत्नी इसी तरह एक साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी को जीते हैं। गंगा देवी जुबान से भले ही गूंगी थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ था। अपनी बड़ी बेटी शमिता की शादी करने के बाद आज उसने अपने बड़े बेटे नील की भी शादी एक बानी नाम की लड़की से की। लेकिन जहां गंगा अपनी जबान को नहीं चला सकती थी, वहीं बानी अपनी जबान को बंद रखने का नाम नहीं लेती थी। वो एक नंबर की बड़बोली लड़की थी। बानी का बिना कुछ सोचे समझे बोलना ही अब उसकी आदत बन चुका था। इसीलिए जैसे ही गंगा देवी उसका स्वागत करते हुए उसकी आरती उतारती है, तो बानी अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, माँ जी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने इस नए घर को खुशियों से भर सकूं। गंगा अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे देती है, जिसे देखकर बानी बोलती है, अरे माँ जी कम से कम मुंह से बोल कर तो आशीर्वाद दो। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। बानी माँ बोल नहीं सकती, एक एक्सीडेंट के दौरान माँ की आवाज चली गई थी। क्या सच में माँ जी? हाँ हो। क्या कहा माँ जी? दोबारा बोलना। अरे बड़ा मजा आया सुन के, बहुत फनी लग रहा है। बहू ये आ गई है। वाह क्या आवाज है, बिना शब्दों के भी आई हूँ। मजा सा आ गया सुन के, मनोरंजन वाली सांस मिली है मुझे। बानी ये क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हो? अरे सास है वो तुम्हारी, बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनका मजाक बनाओगी। मेरा हाँ हाँ ओ आई आई है, ओ आई आई ये। माफ कीजिए, वो क्या है ना कि गोलमाल मूवी के बाद मैंने आज ऐसा कोई फनी सीन देखा है तो मुझे हंसी आ गई। इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मेरे कमरे में जाना चाहिए। बानी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नील अपनी माँ से बोलता है, माँ ये कैसी लड़की ढूंढी है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोल रही है। आज आपके गूंगेपन पर कितना हंस रही थी ये, आपको कितना बुरा लगा होगा। ओए नहीं आई आई है, ओ आई हुआ। नील भी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अगली सुबह गंगा सोफे पर बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बानी उसको चाय नहीं देती। थोड़ी देर बाद नील जागता है और अपनी माँ को ऐसे उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, चाय नहीं पी क्या आज? अरे आ ओ आई। बानी बानी इधर आओ। बानी रसोई से बाहर आती है
और नील से बोलती है। जी नील जी बोलिए। माँ को अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ जी ने तो मुझे चाय के लिए एक बार भी आवाज नहीं लगाई, तो बताओ। तुमको पता है ना माँ बोल नहीं सकती, फिर वो आवाज कैसे लगाएंगी? अरे तो हाँ भाई, मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है माँ जी को चाय चाहिए। अरे आप लोगों ने कहीं लिखकर थोड़ी ना लगा रखा है माँ जी को इस टाइम चाय देनी है, इस टाइम खाना देना है। खामखा बरस रहे हो मेरे ऊपर। तो तुम खुद भी तो पूछ सकती हो ना माँ से कि माँ जी आपको कुछ चाहिए या नहीं। अरे मुझे क्या पता कि माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं, और अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो आप सबको लगता है कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। हद है, मतलब मेरे लिए एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई है। नील और बानी को झगड़ते देखकर गंगा उनसे बोलती है। माँ ये जो बहू है ना आपकी, इसकी बस जुबान चलती है लेकिन काम करने में इसको सांप सूंघ जाता है। तो अपने लिए अपनी माँ जैसी गूंगी बीवी ले आते ना, दोनों की खूब जमती, दोनों आई उई करते रहते। तुमसे बहस ही नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। नील घर से अपने काम के लिए निकल जाता है। पीछे से बानी सारे घर के काम करके आराम से लेटकर टीवी देख रही होती है। तभी गंगा उसके पास आकर बोलती है। क्या बोला माँ जी, दोबारा बोलना। यार सासू माँ आप कितने फनी हो, मतलब बोल नहीं सकती फिर भी आई हूँ एकदम परफेक्ट कर लेती हो आप। मुझे तो समझ ही नहीं आता पर मजा बड़ा आता है। गंगा बानी की बात से उदास होकर उसके कमरे से चली जाती है और थोड़ी देर बाद खुद ही रसोई से खाना लेकर खा लेती है। शाम को बानी की एक दोस्त आशा घर आती है, जिसके बाद दोनों बैठकर चाय पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी आशा बानी से बोलती है। बानी यार, तेरी तो मौज है। तेरी सास वैसे ही गूंगी है, वो तो ना तुझे ताने मारती होगी ना ही किसी काम के लिए कुछ बोलती होगी। बड़े ही सुकून से जी रही है तू तो। अरे काहे का सुकून, भले ही माँ जी गूंगी है लेकिन पूरा दिन उनका आई ऊ खत्म ही नहीं होता। सच्ची? कैसे कैसे करके बता जरा। औ ए आ हाउ फनी यार, कितना मजा आता होगा ना तुझे। फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता होगा तेरा। हाँ वो तो है, माँ जी के ना बोलने का ये तो फायदा है, पूरे घर में बस मेरी ही आवाज गूंजती है, वरना अगर माँ जी बोलती तो सारा दिन बस उनकी ही आवाज गूंजती, मुझे तो बोलने ही नहीं देती। सही है, ऐश कर। आशा और बानी बहुत देर तक बातें करते हैं और गंगा का मजाक उड़ाते हैं। ये सब सुन रही गंगा मन ही मन में बहुत रोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। बानी का बोलना बंद ही नहीं होता, वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया करती थी। ऐसे ही गंगा के जन्मदिन पर उसकी बेटी शमिता अपने पति माधव के साथ अपने घर आ रही थी, लेकिन ये खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं थी और वो नील से इस बारे में बोलती है। नील जी, आपकी बहन और बहनोई घर आ रहे हैं, आप भी बताओ उनके आने से मेरा कितना काम बढ़ जाएगा। मेरी बहन के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाएगा? वाह, अरे जैसे अपनी ये बड़बोली जुबान चलाती हो वैसे ही हाथ चलाओ तो कितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वाह, खुद की माँ तो बोल नहीं सकती और मेरे बोलने से तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे चाहते क्या हो, तुम्हारी माँ की तरह सारा दिन आऊ यही सब करती रहूं? खबरदार मेरी माँ का मजाक बनाया तो, और मेरी माँ का जन्मदिन है, सब आएंगे, तुमको काम करना पड़ेगा, समझी? नील ये बोलकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद बानी को ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम करते हुए बोलती है। जो बोल नहीं सकती उसका जन्मदिन मनाना है सबको, मैं भी देखना क्या करती हूँ फिर शाम को। शाम होने पर शमिता भी अपने पति के साथ घर आ जाती है। नील भी एक खूबसूरत सा केक लेकर आता है और सभी मिलकर गंगा के जन्मदिन का केक कट करवाते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन बानी मजाक बनाते हुए अपनी सास की गूंगी भाषा में उसे विश करते हुए बोलती है। बानी की ये हरकत देखकर नील के साथ साथ शमिता को भी गुस्सा आ जाता है कि वो उनकी माँ का ऐसे मजाक बना रही है, लेकिन गंगा उनको शांत कर देती है। तभी जल्दबाजी में बानी जलती हुई मोमबत्ती के साइड से केक उठाकर खा लेती है, जिसके कारण उसकी जीभ पर मोमबत्ती की गर्माहट लगने से उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अपने मुंह से मोमबत्ती फेंकते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी तड़प को देखते हुए
नील उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ उसकी जीभ जलने से डॉक्टर उसको 1-2 हफ्ते बिल्कुल कुछ ना बोलने को कहता है। अब बड़बोली बानी की बोली 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाती है। अब गूंगी सास का मजाक बनाने वाली बानी खुद गूंगी जैसी जिंदगी बिताने पर समझती है कि उसकी सास कैसा फील करती होगी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ी ठीक होने पर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, पर मुझे आज समझ में आया कि आप कितनी मजबूर हैं, कितना कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, जब खुद पर बीती तभी समझ आया ना। अरे तुमको बोलने की आदत थी तो मेरी माँ की आवाज बन सकती थी तुम, लेकिन तुमने तो उनकी आवाज ना होने का बस मजाक ही बनाया। इसीलिए कहते हैं किसी के दर्द को इतना मत कुरे दो कि भगवान वो दर्द तुम्हें भी दे दे। तुम तो बस 2 हफ्ते के लिए गूंगी हुई थी, मेरी माँ सालों से ये दुख सह रही हैं। नील जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अब समझ गई हूँ। अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी और माँ जी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगी। कहते हैं ना, जब तक दर्द खुद ना सहो दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसा ही कुछ बानी के साथ भी हुआ। खुद की आवाज जाने पर उसको अपनी सास के दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद भगवान ने उसको ये एहसास करा ही दिया कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी खूबियों से उसकी कमी को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।